तरफ मार्को रूबियो के बयान पर चाइना बुरी तरीके से भड़का है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अब लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ लगाने के बाद स्थिति और भी बदली हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच में भारत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मार्को रूबियो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अपने चीन विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। 4 मार्च 2025 तक रूबियो की हाल की टिप्पणियों और नीतियों ने चीन के साथ तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसके कारण बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोविड-19 लैब लीक सिद्धांत पर 20 फरवरी 2025 को रूबियो ने कैथरीन हैरिस रिपोर्ट्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि कोविड-19 वुहान लैब से लीक हुआ था और सबूत मौजूद है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 4 मार्च 2025 को इस बयान को कोल्ड वॉर मानसिकता और झूठे आरोपों से भरा करार दिया। अमेरिका के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया। रूबियो ने 20 फरवरी 2025 को कैथरीन हैरिस रिपोर्ट्स में कहा कि अमेरिका ताइवान पर किसी भी बल, धमकी या दबाव से स्थिति में बदलाव के खिलाफ है और 6 एश्योरेंस और ताइवान संबंध अधिनियम के तहत ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 26 फरवरी 2025 को फॉक्स न्यूज पर उन्होंने कहा कि ताइवान पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका को सैन्य क्षमता रखनी चाहिए। चीन ने इसे ताइवान पर अपने संप्रभु अधिकारों के खिलाफ रेड लाइन पार करने का प्रयास माना और बीजिंग ने वॉशिंगटन से इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया। 27 फरवरी 2025 को रूबियो ने ब्रेडबार्ट न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका रूस को चीन का जूनियर पार्टनर बनने से रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अमेरिका उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, लेकिन रूस को चीन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चीन ने 27 फरवरी 2025 को न्यूज़वीक को दिए गए बयान में कहा कि अमेरिका कभी भी चीन रूस संबंधों में फूट नहीं डाल सकता और ये रूबियो की टिप्पणियों को खारिज करा। 15 फरवरी 2025 को रूबियो और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मेनालो ने म्यूनिख में मुलाकात की, जहां उन्होंने चीन के अस्थिर कार्यों पर समन्वय और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। रूबियो ने जनवरी 2025 में दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक और अस्थिरकारी कार्रवाइयों की निंदा की और मनीला की रक्षा के लिए वॉशिंगटन की अटल प्रतिबद्धता को दोहराई। पनामा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। रूबियो ने पनामा में राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की और पनामा नहर पर चीन के प्रभाव को खत्म करने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। रूबियो ने इसे बड़ा कदम आगे कहा, लेकिन चीन ने इसे ट्रंप प्रशासन की दबाव और मजबूरी करार दिया। 27 फरवरी 2025 को रूबियो ने थाईलैंड द्वारा 40 उइगुरों को चीन को सौंपने की निंदा की, जहां वॉशिंगटन का कहना था कि उइगर समुदाय नरसंहार, उत्पीड़न, यातना का सामना कर रहे थे, इसी वजह से ऐसा किया गया। चीन ने उइगुरों के खिलाफ बलपूर्वक श्रम के आरोपों को खारिज कर दिया गया। चीन की वजह से यहाँ धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि मार्को रूबियो के बयान जो हैं वो अब मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अब टैरिफ झेलना शुरू कर दिया है। 4 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए घोषणा की कि मेक्सिको और कनाडा से आयातित सामानों पर 25%, चीन से आयातित सामानों पर 10 से बढ़ाकर 20% टैरिफ मंगलवार से प्रभावी होगा। ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको और कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है। इन टैरिफों को अवैध ड्रग्स और प्रवासियों की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने इन टैरिफों को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, जब दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा पर कुछ रियायतें दी थी। लेकिन 4 मार्च 2025 को ट्रंप ने कहा कि इन टैरिफों को लागू करना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों देशों ने इन समस्याओं को पूरी तरीके से हल नहीं किया है। मैक्सिको ने पिछले सप्ताह अपने कुछ कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स को अमेरिका के हवाले किया, लेकिन ट्रंप ने इसे पर्याप्त नहीं माना है। ट्रंप ने चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% करने का आदेश दिया है, क्योंकि बीजिंग ने अवैध फेंटानिल व्यापार को नियंत्रित करने में विफलता दिखलाई है। ट्रंप का मानना है कि ये कदम अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को कम करेगा, जो एक राष्ट्रीय संकट है। इस निर्णय से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने पहले ही ट्रंप के शुल्कों के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। इन टैरिफों ने अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है। 4 मार्च 2025 को S&P 500 में 1.8
1.8% के, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.5, नेस्डेक में 2.6 की गिरावट देखने को मिली। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैक्सिको और कनाडा ने इन टैरिफों का विरोध किया है और कनाडा ने 25% टैरिफ अमेरिकी सामानों पर लगाने की धमकी दी है, जो 107 बिलियन डॉलर के सामानों पर लागू होगा। चीन ने भी 15% टैरिफ अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे चिकन, सोया, बीफ और 10% टैरिफ अन्य उत्पादों पर लगाने की घोषणा की है, जो मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। ये कदम व्यापार युद्ध को और तेज कर सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, ट्रंप की ये टैरिफ उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो अमेरिकी नौकरियों की रक्षा, ड्रग्स और प्रवास की समस्या को हल करने, व्यापार और संतुलन को कम करने पर केंद्रित है। लेकिन इन टैरिफों से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि आयातित सामानों की कीमतें बढ़ेगी, जो मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। इन टैरिफों ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कहीं 1930 का अमेरिकी कांग्रेस ग्रेट डिप्रेशन में न पहुंच जाए, जिसमें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अब ये चीज देखने को मिल रहा है कि चाइना ने भी तेजी से अपने यहाँ बैठकों को बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि ये निर्णयों को ले सके। बीजिंग में 2 सत्र की शुरुआत हुई है, जिसमें हजारों प्रतिनिधि ग्रेट ऑल ऑफ द पीपुल में एकत्र हुए हैं। ये सभा चीन की अर्थव्यवस्था, नीतियों और वैश्विक स्थिति पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नई नीतियां और यूएस चीन व्यापार युद्ध के संदर्भ में 2 सत्र में आर्थिक प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिसंबर 2024 में हुई केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने उपयोग को प्रोत्साहित किया है, आर्थिक विकास दर को स्थिर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ली कियांग सरकार के कार्य रिपोर्ट के लिए जीडीपी लक्ष्य को संभावित रूप से 5% रख रहे हैं। पिछले साल की दिशाओं पर भी चर्चा करेंगे। ये लक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में चीन ने निर्यात बूम की मदद से अपना जीडीपी लक्ष्य प्राप्त किया था, लेकिन अब ट्रंप के 10% अतिरिक्त शुल्क का असर पड़ने की संभावना है। बीजिंग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी, मेट्रो स्टेशनों पर पहचान पत्रों की जांच, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पर प्रतिबंध शामिल है। ये कदम 2022 में पेंग लीफा के सीतोंग ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है, जब उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर लहराए थे। सुरक्षा के 2 उपाय 2 सत्र की चिकनी और नियंत्रित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए है। एआई को लेकर भी यहाँ पर बैठकें हो रही है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत को लेकर एक बड़ा ही बढ़िया खबर निकल कर आ रहा है। जेफरीज के वैश्विक इक्विटी रणनीतिक प्रमुख के बयान क्रिस्टोफर वुड ने एक बयान दिया है। क्रिस्टोफर वुड ने हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत बाजार में हाल के सुधारों के बावजूद एशिया और वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत संरचनात्मक विकास कहानी बना हुआ है। वुड का कहना है कि भारत का बाजार पहले से ही काफी सुधर चुका है और यदि अमेरिकी बाजार गिरावट पर है तो भारत और चीन इन दोनों बाजारों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हाल के सुधारों के मुख्य रूप से आपूर्ति मांग असंतुलन और मौद्रिक नीति के कड़े कारण के हुई है, न कि मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं के कारण। भारत का बाजार अभी 12 महीने के फॉरवर्ड बेसिस पर 19 गुना कमाई कर रहा है, जो उच्च मूल्यांक को दिखा रहा है, लेकिन ये लंबी अवधि में इसके मजबूत विकास की कहानी को भी दिखलाता है। वुड ने कहा कि चीन का बाजार पिछले सितंबर में 8 गुना कमाई के नीचे पहुंच गया था, अब ये सुधार हो रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नई नेतृत्व के तहत नीतियों में ढील दे सकता है, जो भारत के बाजार को और बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ आने वाला समय अभी भारत का है, ये बात ये स्पष्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।